असीम वकार जी, एक बार फिर घर वापसी की वापसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन घर वापसी कर रहा है? नहीं, आज मोहन भागवत ने कहा कि घर वापसी के प्रयास और बढ़ाने चाहिए, तेजी लानी चाहिए घर वापसी के प्रयासों को। नहीं, मोहन भागवत जाने, मोहन भागवत का बयान जाने, लेकिन एक बात का जवाब बिना दिए अगर चला गया तो मैं अंदर फिर आज रात में सो नहीं पाऊंगा सर। आपने कहा कि अखिलेश यादव अतीक अहमद के कुत्ते से जाकर वहां 70 केसेस लगे थे, उसके अपराधी से हाथ मिला रहे थे। जिसने भी बोला है मैं देख नहीं पाया, लेकिन कम से कम अतीक अहमद एप्स्टीन से तो बेहतर थे। जेफरी एप्स्टीन से जो लोग जाके मिल रहे थे, गले हाथ मिला रहे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों का मांस परोसता था, वो छोटी छोटी बच्चियों को 8-8, 10-10 साल की, वो बड़े बड़े अमीरों के आगे परोसता था बलात्कार के लिए। अतीक अहमद इससे अच्छा आदमी था, बुरा एप्स्टीन ज्यादा बुरा था। आप लोग इसको क्यों नहीं बोलते हैं? और दूसरी बात, ये बात तो मनोज काका को बोलना चाहिए थी। राजनीति हिंदुस्तान में हम लोग कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान पर फोकस करना है। उत्तर प्रदेश में आप क्या चाहते हैं? विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। अपोजिशन को आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल मार देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। क्यों घर वापसी करेगा? कौन घर वापसी करेगा और किस लिए घर वापसी करेगा? अब पता नहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चल रहा है। पहले तो ये तय कर लीजिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण बनेंगे। पहले तो ये कर लीजिए तय कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसकी घर वापसी कर रहा है। और बहुत विनम्र निवेदन के साथ ये कह रहा हूं कि राजनीति को राजनीति ही रहने दीजिए, इसको जंग का नाम मत दीजिए। ठीक है, चलिए राजनीति पर ही सवाल पूछते हैं। अगर 2024 के चुनाव में 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पास जा रहे हैं, तो आपकी राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी वहां पर। तो इसीलिए तो सवाल उठता है ना कि ये घर वापसी की घोषणा किसके लिए की जा रही है? नहीं, अभी वोट कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, अभी गए नहीं है। अभी पहले वोट जाने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव में हम लोग को उतरने दीजिए, फिर तय करेंगे। दूसरी, मैं एक मनोज काका की बात से सहमत हूं। मनोज काका ने एक बात, तो क्या बदला क्या है 2024 के बाद? वोट अब काटे जा रहे हैं, बदला क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। नहीं, 2014 के बाद बहुत कुछ बदल गया। मसला ये है कि छोटी सी बात बता रहा हूं आपसे, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे सब कांग्रेस ने किए थे। मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिसने सुई से लेकर और डैम बनाए, ट्रेन बनाई, रनवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, मिल बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वो सब देशद्रोही। और जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, जिन्होंने सारे कारखाने बेच दिए, वो लोग देशभक्त। मतलब कमाल देखिए कि जो देश बना के आ रहा है उसने देश के लिए कुछ नहीं किया, और जो देश का सारा आशा जो बेचे डाल रहा है वो सबसे बढ़िया हो गया, वो सबसे अच्छा हो गया। जिस चैनल पे आप बैठकर बहस कर रहे हैं, इसका लाइसेंस भी कांग्रेस ने दिया था। इसकी क्रांति भी कांग्रेस के दौर में आई है, बीजेपी के दौर में नहीं आई है सर। सर, कोई पार्टी किसी भी चैनल को लाइसेंस नहीं देती है, सरकार की भी पॉलिसी होती है। असीम वकार जी, नहीं, मैं कांग्रेस टेक्निकली आप सही बात बताइएगा। सुनिए, मैं सरकार नाम की भी कोई चीज होती है, पूछ रहा हूँ सर। कोई राजनीतिक पार्टी, डॉली शर्मा तो स्माइल कर रही है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देती है किसी भी चैनल को लाइसेंस। अरे बात तो सुनिए सर, जिसने सब कुछ बनाया वो चोर और बेईमान और देशद्रोही, या जिसने सब कुछ बेचा? पहले तो ये तय कर लीजिए। आप लोग कर रहे हैं सर। कौन नफरत कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। कौन कर रहा है नफरत? किसी को आप कह रहे हैं, नाम लीजिए ना। ममता बनर्जी अगर सही पॉलिटिक्स कर रही है तो वो ममता फातिमा हुए जा रही है, ममता बेगम हुए जा रही है। अगर राहुल जी हक की बात बोल रहे हैं तो मोहम्मद राहुल हुए जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी की राजनीति कर रही तो नमाजवादी पार्टी हुए जा रही है। खाली अकेले आप हिंदू, आप राष्ट्रभक्त, आप देशभक्त, बाकी सब जो लोग भी विपक्ष में बैठे हैं वो सब हिंदू ही नहीं है, भारतीय नहीं है। कैसी सियासत कर रहे हैं सर आप लोग? शायद जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उन्होंने नेहरू जी की एक पुस्तक पढ़ ली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इन्होंने अंदर के पन्ने उसके नहीं पढ़े और उसकी टाइटल से समझ लिया कि भारत की खोज नेहरू जी ने की है, इसलिए, और भारत की खोज कांग्रेस ने की है, इसलिए उनकी जो है आप सारी बातें सुन रहे थे वो इतनी हास्यास्पद लग रही थी। तो वो नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, उसका केवल टाइटल पढ़ के आए हैं और उससे लग रहा है कि भारत को खोज लिया। अरे भारत हजारों वर्ष प्राचीन देश है सर, और यहाँ पर जो विकास हुआ है, सभ्यता का जो विकास हुआ है, उसकी लंबी फेहरिस्त है। और ये कहना कि ये 47 के बाद भारत बना है, ये अपने आप की अज्ञानता को दर्शाता है। और ये कहना कि केवल कांग्रेस ने बना दिया, तो अभी ये भारत की संस्कृति, योगदान का अभी ये भारत की संस्कृति लेकिन तभी आगे बढ़ पाएगी जब हिंदू 3 बच्चे पैदा करेंगे। शर्मा जी, नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं साहिल जी, आपका आकलन भी गलत है। भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही गौरवमयी संस्कृति है, और ये निरंतर, ये सनातन संस्कृति जो निरंतर आगे बढ़ रही है। खाओ मां कसम। और उसमें समय समय पर परिस्थितिवश परिवर्तन संभव है। यही लचीलापन सनातन को सनातन बनाता है, यही लचीलापन सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाता है।
ये सारे देश के धर्म बड़े बड़े डॉली शर्मा। सभ्यताएं समाप्त हुई, लेकिन जी। भारत की सभ्यता आज भी निरंतर चल रही है, तो उसके कारण उसका ये परिवर्तन को स्वीकारना है। ठीक, साहिल। डॉली शर्मा। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा नेहरू जी ने खोज नहीं की। नेहरू जी ने तो कभी कहा ही नहीं, उन्होंने देश के लिए सिर्फ काम किया। तो भारत की खोज तो आरएसएस ने भी नहीं की, और ये वो संगठन नहीं है जो यूपी की राजनीति तय करेगा, जो यूपी में आ रहे हैं। नहीं, मैं बता देना चाहती हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ, जो संघ यूपी की राजनीति आज तय करना चाहता है, इस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, बेरोजगार युवा के प्रति, रोज होते महिला अपराध के प्रति। इनकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के लिए होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए होनी चाहिए। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति नागपुर तय करेगा? क्या नागपुर से तय होगा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट नहीं डिसाइड करेगा, नागपुर डिसाइड करेगा? और अगर ये इस प्रकार की मीटिंग नहीं है तो सार्वजनिक करें, विपक्ष वालों को भी बुला लें कि इस संगठन को आपने क्यों बुलाया उत्तर प्रदेश में, ऐसी क्या अहम मीटिंग होने जा रही है, बुला लें। ये तो सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक संगठन है आरएसएस। तो बताएं कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से बेरोजगार युवा पर चर्चा कर रहे हैं, कौन सी महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बता दें हमें। और एक और बात, ये देश संविधान से चलता है। आरएसएस के मुख्यालय से या नागपुर से ये देश नहीं चलता। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान के झंडे को नकारा है 2002 तक। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं कहता हूं कि आरएसएस को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए प्रतिनिधि सभा में कि घर वापसी करने वाले हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाए, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण जाति में उनकी वापसी होगी, और वो संगीत रागी जी के साथ बैठेंगे सब लोग। ये प्रस्ताव अगर पारित कर दें कितना अच्छा हो। ये जो जाति के आधार पे जो तमाम भेदभाव है खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन इसका जवाब संगीत रागी जी ने नहीं दिया। आपने और भी लोगों से पूछा, उनमें से किसी ने इस जाति का इसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसका जवाब? क्योंकि ये जो श्रेष्ठता बोध है, ये जो वर्चस्ववादी सोच है, दरअसल ये चाहती नहीं है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों को जो है वो इस देश की प्रमुख धारा में लाया जाए, और वो इस देश के नहीं, लेकिन आशुतोष, मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं ना कि जात का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। उनको मुंबई में सवाल पूछा गया था कि संघ के प्रमुख ब्राह्मण के अलावा कोई बन सकते हैं क्या? उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि ब्राह्मण होने से कोई संघ प्रमुख नहीं बनता है। भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मोहन जी का उम्र की वजह से मैं बहुत लिहाज करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनका। तो संघ को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जातिवाद इस देश के लिए कैंसर है, और इसलिए इस जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई यादव होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई किसी और जाति का होगा। पढ़िएगा। अरे सुनिए महाराज, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप जाति सूचक शब्दों से बाहर निकल जाएं, संघ ने अगर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं प्रस्ताव होगा, पास कर अगर कोई रखा है, दलित मैं नहीं ये होगा, आपको अगर बताना कोई चाहता पिछड़ा हूं। नहीं होगा, अगर कोई जोशी नहीं होगा, अगर कोई शर्मा नहीं होगा, अगर कोई रागी नहीं होगा, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। सब बराबर होंगे, सबकी जाति एक होगी, सब बराबर होंगे, और सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। ना छुआछूत होगा, ना मंदिरों में जाने पर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। सब आराम से हर मंदिर में जा पाएंगे। क्यों नहीं ये प्रस्ताव आरएसएस अपने प्रतिनिधि सभा में पास करता है? क्योंकि आरएसएस जो है एक सवर्ण जातियों का एक मजबूत संगठन है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसीलिए जब दलित तो मेरा सवाल अभी भी कायम है, लखनऊ के भीतर जो संघ संदेश है उसके राजनीतिक मायने क्या है? क्या यह सचमुच में पीडीए को काट देने की कोशिश है? कल्याण सिंह से लेकर आज तक की बात हम कर रहे हैं। गलत बात है। जल्दी से आशुतोष, उसके बाद संगीत रागी भी जवाब देंगे। साहिल एक बात समझिए, गलत बात है। साहिल एक बात समझिए कि जब आता हूं संगीत रागी जी, जल्दी से उनका जवाब ले लें। बहुत ही गलत और घटिया बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, ठीक है, एक मिनट, बराबरी के दर्जा पे अखिलेश रहता है। यादव सभी एक साथ आशुतोष जल्दी देखिए, उनको चुप करा दिया। देखिए, क्यों अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का निवास छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से क्यों धोया जाता है? उनको टोटी चोर क्यों कहा जाता है? वो एक पूरी जाति को, क्योंकि वहां पर दारू पिया जाता है, को अपमानित करने का काम किया जाता है। दारू पिया आप इस जाता सोच को था समझिए। वहां पे। ये वही सोच है जो दलितों के मुंह में आज भी पेशाब किया जाता है। अभी पिछले दिनों की यादव कथा कहने गया था, उसकी चुटिया नोच ली गई थी। ये सच संगीत रागी कभी सुनना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं कि इस देश के अंदर जितने लोग घर वापसी हो, उन सबको आप ब्राह्मण जाति में शामिल कर लीजिए, समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं करते भाई? धंधा बंद करवाएगा क्या?
जो आरएसएस प्रमुख की जो बात है, तो आरएसएस के संदर्भ में आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा। आरएसएस इस देश के राष्ट्रवादी विचारों में और देश के संवैधानिक मूल्यों में कभी भरोसा नहीं किया। ये वही आरएसएस है जब 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, जब 14 अगस्त 1947 को देश भर में लोग तिरंगे झंडा लेकर के चल रहे थे, तो अपने ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि ये 3 रंग हमारे देश के लिए सुनहरा नहीं है। और इसी आरएसएस ने इस भारत के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और इसी आरएसएस के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए 1936-37 में, यह दुनिया जानती है, और उप प्रधानमंत्री थे। तो यह आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही। न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। जो आपका सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा, वो कहां रहेगा। अब अभी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर धुलवा दिए उन्होंने। अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि अभी दलितों पिछड़ों को मंदिर जाने का हक नहीं है। तो पहले अपने लोगों को, जो 90-95% जो जनवादी जो समाज है, जो बहुजनवादी लोग हैं, उनको हिंदू बना लो, फिर इसके बाद आप मुसलमानों को हिंदू बनाने का बेड़ा उठाइएगा। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बंच ऑफ थॉट में हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग कभी भारत के जो सांस्कृतिक यहाँ का बहुलतावाद है, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इनका हमारा जो धर्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के विमर्श के साथ पिछले चुनाव में थी, और समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी विचारधारा, हम तब तक पीडीए के विमर्श के साथ हैं जब तक 90% तबका को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक न मिल जाए। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो यूपी में संघ संदेश है वो पीडीए की काट है? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे चल गया था महाराष्ट्र के भीतर। आपके पीडीए की काट भी इसी तरीके से निकल सकती है मनोज काका, क्योंकि संघ प्रमुख यही कह रहे हैं ना कि भाई सब लोग साथ में आइए, साथ में रहेंगे तो भला होगा, साथ में नहीं रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। संघ प्रमुख किससे भला करना चाह रहे हैं? किससे भला करना चाह रहे हैं? संघ प्रमुख को ये बात जो अभी आज जो बातें कह रहे थे, इस देश में सब लोग साथ में हैं और संविधान के साथ में है। हम सब जो पीडीए समाज है, जो 90-95% पीडीए समाज है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के संवैधानिक मूल्यों के साथ है। कहां अलग है? वो तो साथ है, 27 में सरकार बनाने जा रहा है, और वो पूछ रहा है कि आपके क्या हिंदू धर्म में सिर्फ उच्च एक ही दो जातियों को सिर्फ यूनिवर्सिटियों में रखेंगे, संस्थानों में रखेंगे, न्यायालयों में रखेंगे? यही है आपका हिंदू राष्ट्र? और ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। संघ प्रमुख को कम से कम भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। वो ये देश पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इससे आगे निकल चुकी है, उसकी काट ढूंढने की कोशिश चल रही है? देखिए अभी आज का ही प्रकरण बता रहे हैं, जो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग नाम लेके बता रहे हैं, और जो हम इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी जात का अगर वोट कटेगा इस देश का, चाहे किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति, वो देश का नागरिक है, और देश के नागरिक को हक है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करे। बात तो सही है। अभी आज की खबर आपको बता रहे हैं, देवरिया के सदर में एक बूथ संख्या 175-76, वहां 300 से ज्यादा फॉर्म डिलीशन लेके भाजपा के लोग गए, और जब हमारा पीडीएफ प्रहरी पकड़ा तो भाग खड़े हुए। वो वीडियो मैं आपको साहिल जी अभी एडवांस भेज दूं। आप इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कारण है? हमने क्या गलत पूछा? हमने बीजेपी से नहीं पूछा, हमने तो देश के निर्वाचन आयोग से पूछा। बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है कि 1,28,564 लोगों के जो डिलीशन, लेकिन ये काउंटर अटैक इस तरीके से भी हो सकता है ना? हमें बताइए, हमारा हक है। और अजय सिंह बिष्ट है, योगी नहीं है, क्योंकि योगी का चरित्र सद्भाव का है, योगी का चरित्र साधुता का है। अगर वो योगी होते तो एक शंकराचार्य पर लाठियां भेजवाते, उसे लाठियां से। इस देश के इतिहास में कब हुआ कि एक हमारा धर्म का एक शंकराचार्य बिना नहाए और कुंभ से वापस चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट सत्र के बाद बिष्ट नाम लौटना शुरू हो चुका है? पहले तो वो योगी थे, पहले तो वो सीएम थे, अभी धीरे धीरे बिष्ट आना शुरू हो चुका है ना। आप भी तो कई पोर्ट्रे कर रहे नाम निकाल कर कि ये क्या है। साहिल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अब तो आपको ब्राह्मणों की चोटी का भी ख्याल आना शुरू हो चुका है। नहीं, हम समाजवादी पार्टी को सभी के मान सम्मान का ख्याल है।
क्योंकि इस देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की सबको समता है। वो शब्द मैं आपको शब्द से बता रहा हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी, हमारे मुखिया यही चाहते हैं कि इस देश में सबका सम्मान बचा रहे, सब अपने सम्मान के साथ चले। लेकिन जिस पार्टी के मुख्यमंत्री सिर्फ अपने स्वजाति गुंडों को पाल करके स्वजाति मंच चला रहे हैं, उनको अजय सिंह बिष्ट कहा ही जाएगा। मनोज काका, क्या यही आपको कारण दिखता है कि जिसके वजह से आरएसएस प्रमुख का जो भाषण और उसके बाद आज मुलाकात भी शायद हो सकती है योगी आदित्यनाथ से, जिसके वजह से ये सारे मुद्दे अब निकलना शुरू हो चुका है? जो आरएसएस प्रमुख की जो बात है, तो आरएसएस के संदर्भ में आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा। आरएसएस इस देश के राष्ट्रवादी विचारों में और देश के संवैधानिक मूल्यों में कभी भरोसा नहीं किया। ये वही आरएसएस है जब 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले, जब 14 अगस्त 1947 को देश भर में लोग तिरंगे झंडा लेकर के चल रहे थे, तो अपने ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि ये 3 रंग हमारे देश के लिए सुनहरा नहीं है। और इसी आरएसएस ने इस भारत के तिरंगे झंडे को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया। और इसी आरएसएस के आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए 1936-37 में, यह दुनिया जानती है, और उप प्रधानमंत्री थे। तो यह आरएसएस हमेशा इस देश में विभाजनकारी रही, उनकी नीति रही। न उनको अंबेडकर पसंद है, न भारत का संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नकारती है। जो आपका सवाल है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र में हरिजन कहां रहेगा, यादव कहां रहेगा, राजभर कहां रहेगा, मुसलमान कहां रहेगा, वो कहां रहेगा? अब अभी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर धुलवा दिए उन्होंने। अभी बहुत जगह आपने सुना होगा कि अभी दलितों पिछड़ों को मंदिर जाने का हक नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो पहले अपने लोगों को, जो 90-95% जो जनवादी जो समाज है, जो बहुजनवादी लोग हैं, उनको हिंदू बना लो, फिर इसके बाद आप मुसलमानों को हिंदू बनाने का बेड़ा उठाइएगा। ये वो लोग हैं जो कभी अपने बंच ऑफ थॉट में हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होते हैं। तो ये लोग कभी भारत के जो सांस्कृतिक यहाँ का बहुलतावाद है, जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इनका हमारा जो धर्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसके साथ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए के विमर्श के साथ पिछले चुनाव में थी, और समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी विचारधारा, हम तब तक पीडीए के विमर्श के साथ हैं जब तक 90% तबका को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हक न मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म।